हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री टॉपिक। केमिस्ट्री में चल रहा है हमारा एटम स्ट्रक्चर के बारे में। और एटम स्ट्रक्चर में आज हम लोग सीखेंगे कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो किस तरीके से किसी फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होती है। जनरल पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि किस प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, किससे हम परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलते हैं तो देखें फटाफट और साथ में जुड़े रहें प्रॉपरली, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से आप सीख सकें। तो हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना परमाणु के अंदर परमाणु द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी क्वेश्चंस में बोल दिया जाए, क्वेश्चन भी करेंगे। और परमाणु संख्या यानी इसे हम बोल देते हैं एटॉमिक मास, और इसे बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। ये दोनों चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। तो जनरली मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर हमारा क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसके बारे में मैं किसने बताया था, फटाफट कोई बता सकता है? रदरफोर्ड, है ना। न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बारे में हमें किसने बताया था? आपके रदरफोर्ड ने बताया था। और क्या बताया था कि भाई इनके बाहर, यानी बता के बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से क्या प्रदर्शित होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से भाई कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता। मैं बताता हूँ किसकी सहायता से क्या प्रदर्शित होता है। तो प्रोटॉन P4 यहाँ क्या है हमारा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की सहायता से देखो, जस्ट मैं इससे पिछले लेक्चर के बारे में बताता हूँ, जहाँ हमने ये पढ़ा था प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, परमाणु त्रिज्या के आधार पर, साइज के आधार पर कौन सा कण बड़ा है, अणु बड़ा है कि परमाणु बड़ा है कि नाभिक बड़ा है, त्रिज्या क्या होती है, काय से मापी जाती है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम पढ़ रहे हैं उन्हीं प्रोटोनों के बारे में, उन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन हमें क्या बताता है। फिर से बता रहा हूँ जरा, प्रोटॉन बताता है हमें परमाणु संख्या के बारे में। क्या के बारे में बताता है? परमाणु संख्या के बारे में। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से, एटॉमिक नंबर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, यहाँ की दो चीज़ें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या के बारे में बताते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बताते हैं हमें परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु भार जो होता है हमारा, परमाणु भार को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनसे इन चीज़ों को जरा ध्यान से समझना इसको कि प्रोटॉन किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से परमाणु संख्या पता चलती है। किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों के नंबर्स को हम जोड़ दें तो हमें क्या निकल के आता है, परमाणु भार। ठीक, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या को कैपिटल जेड से, यानी कि एटॉमिक नंबर्स को कैसे शो किया जाता है, जेड से। आपसे कोई पूछ दे कि एटॉमिक नंबर्स, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस भी और टफ क्वेश्चंस भी सभी हमें आने चाहिए, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं कि फॉर्मूले में किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। देखिए, तो परमाणु संख्या है ना, तो अपन ने फॉर्मूला जैसे जनरल लिखा था, एग्जाम्पल फिर से लेते हैं 6C12। ये जो नंबर होता है, यहाँ नंबर प्रदर्शित होता है हमारा काय का, ये होता है हमारा परमाणु संख्या। क्या होता है, ध्यान से समझना, ये होता है नीचे नंबर लिखा होता है ना बेस पे, आधार पे, वो क्या होता है हमेशा परमाणु संख्या, यानी क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और यही किसको प्रदर्शित करता है, यही प्रदर्शित करता है आपके प्रोटॉन को। छोटी छोटी चीज़ें बड़े आराम से सीखनी और समझनी है। प्रोटॉन्स को, यानी प्रोटॉनों की संख्या कहाँ लिखी होती है किसी भी फॉर्मूले में, अगर इस तरीके से कोई फॉर्मूला लिखा है तो वहाँ कहाँ लिखी होती है, आधार पे।
आधार पे क्या दिया जाता है हमें, प्रोटोनों की संख्या। और जो घात पे दिया जाता है, घात पे होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वेट होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारा परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जैसे मैंने बताया कैसे प्रदर्शित किया था ए से, और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है जेड से, काय को, एटॉमिक नंबर को। अब अगर आपसे पूछ दे कि इस क्वेश्चन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अगर हमारा क्वेश्चन ये हो, आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, कितना बताएंगे हम, कितनी है 6, हमारा आंसर क्या होगा 6, ठीक है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन की संख्या आपके पास कितनी आएगी 6 है, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 12, तो 12 माइनस अपन ये कह सकते हैं 12 में से हम कितना, 12 में से कितना घटा देंगे, 12 में से हम 6 घटा देंगे 6, तो क्या निकल के आ जाएगी वहाँ न्यूट्रॉन की संख्या। जरूरी नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल ही हो, ठीक है, कुछ एक केसेस में है पर सभी में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो परमाणु भार, तो फॉर्मूला एक लिखने का तरीका क्या हो गया, जरा इस चीज़ को समझाने का तरीका ये था कि ये फॉर्मूला हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी तत्व को, किसी भी अणु को या किसी भी परमाणु को सही तरीके से लिखा जाए जिसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में प्रदर्शित हो, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे जेड एक्स ए, समझ में आ गया, ये होता है इसका फॉर्मूला। जेड क्या है यहाँ पे समझ में आ गया होगा, प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और ए यहाँ क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि परमाणु भार यानी कि हम कह सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ए से प्रदर्शित किया जाता है। एक्स यहाँ कोई भी एलिमेंट का सिंबल जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है। जनरल इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख के आपको बताते हैं जिससे दिमाग में ये चीज़ें जाएँ प्रॉपरली किस तरीके से, ठीक है। देखिए तो हमने क्या लिखा, जेड एक्स ए, क्लियर। जेड क्या है बता सकते हो आप लोग आराम से, ये है हम आपका परमाणु भार और ये है आपका, सॉरी ये है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास। इतना समझ में है। अब मतलब यहाँ क्या है, अगर इसको दूसरे फॉर्म में भी आपसे लिखा मिल जाए तो यहाँ है प्रोटॉनों की संख्या x, ऊपर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब कोई क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए, आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, और क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना कि यदि किसी परमाणु, परमाणु माने एटम, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या 14 है तथा परमाणु भार, परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास, परमाणु भार 30 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। जनरल एक एग्जांपल बता दें ना, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट समझ सकते हैं कि परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, ठीक है, और यहाँ क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालना है, और यहाँ क्या दिए प्रोटॉनों की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये दिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा समझें। देखो जनरली क्या होता है, आपको पता है कि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी दी है हमें, प्रोटॉन p की वैल्यू दी है हमें 14, और p प्लस n की वैल्यू है आपके पास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जेड परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे p की वैल्यू 14, ठीक है। वैसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी परमाणु भार हमें टोटल दिया है 30 दिया है। अब देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन की संख्या पर प्रोटॉन का नंबर रखो 14 प्लस n बराबर में 30। अब क्या करेंगे हम लोग, 14 को उधर लेके जाएंगे तो 30 में से 14 गए, कितने बचे 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके, यानी ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में कि किस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे।
तो ये हो गया हमारा 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक। अब इससे अब जनरली ये चीज़ समझते हैं हम कि और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के ये बताया था कि एक नाभिक होता है, ठीक है, जनरल सी चीज़ है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है और उसकी बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगा रहे होते हैं आपके, उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई परमाणु है, सामान्य परमाणु की बात करते हैं, अगर हम एक सामान्य अगर कोई परमाणु है, एक नॉर्मल एटम है, तो उसकी एक परिभाषा है, मतलब एक डेफिनेशन है कि हमेशा प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली अभी हमने दोनों में चीज़ों में जब परमाणु भार निकाला या परमाणु संख्या निकाली तो हम लोगों ने किस चीज़ की बात की, हम लोगों ने बात की सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की कोई चर्चा नहीं की थी। बट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन है क्या किसी परमाणु में? सामान्यतः परमाणु होता है उदासीन, याद रखना, वो अपनी ही कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी कक्षा छोड़ जाए या किसी का इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे परमाणु के पास में आ जाए तो वो तुरंत क्रिया करता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया कि कभी भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पिछला जो लेक्चर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, जब से हम पढ़े स्टार्ट किए हुए रसायन विज्ञान, इतने हमने लेक्चर ने कंप्लीट किए हुए हैं, उन लेक्चरों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, उदासीन रहते हैं तो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहिए। लेकिन मैंने बताया क्या होता है कि जब इनके पास में कोई और दूसरा प्रोटॉन आता है, और दूसरा कोई परमाणु आता है तो उसकी कक्षा से निकलकर इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या जाते हैं, तो इसलिए तुरंत क्रियाशील, वो तुरंत क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। अब सामान्य अगर कोई परमाणु है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो सिंपल सी चीज़ है, प्रोटॉन यानी धनात्मक चीज़ और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऋणात्मक चीज़, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं तो हमारा पदार्थ कैसा हो जाएगा, यानी प्रोटॉन यानी प्लस, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस। तो जब ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी तो एटम हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो प्लस से माइनस कैंसिल, तो एटम हमारा कैसा हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल कंडीशंस में उदासीन, यानी कि परमाणु हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उदासीन का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश मीडियम तो इन न्यूट्रल से बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये सामान्यतः परमाणु की एक अपन ही कह सकते हैं क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब यहाँ हमें समझना है कि जी आयन किस तरीके से बना लेते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से निकलकर आयन प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है। आयोनाइजेशन, कैटाइन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, कैटाइन बोलते हैं इसको अपन, कैटाइन किसको बोलते हैं, ठीक है, आयोनाइन किसको बोलते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो जब क्या होता है, जब एटम पर, यानी कि हमने परमाणु लिया, कोई भी परमाणु लिया, उस एटम पर क्या चीज़, धनावेशित, पॉजिटिविटी चार्ज हो जाता, यानी कि धनावेशित। अभी दोनों चीज़ें बराबर हैं, धनावेशित, सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल से वे में बता देता हूँ और बहुत सिंपल तरीके से आप हमेशा याद रखेंगे कब आपको बताना है कि इस परमाणु पे धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल चीज़, धनात्मक हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, ऋण, तो नेगेटिव हो जाएगा चार्ज। सिंपल तरीका है कि नहीं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, कम, जो प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी क्या है, कम है, तो एटम पर जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, एटम पे आने वाला चार्ज जो होगा वो धनावेशित होगा, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, उस एटम। क्लियर, समझ में आया। अब ये समझते हैं कि धनावेशित होता कब है या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा कैसे, जैसे मान लो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, और हमने मान लिया 5 ही इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिया, इमिट कर दिया, इमिट यानी कि त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे हम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स त्याग देंगे, क्लियर, त्याग दिया, इमिट कर दिया।
तो अगर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, इमिट कर दिया, त्याग कर दिया, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 3 4 5 में से एक चला गया, 4 बचे। अब प्रोटॉन कितने बचे, 5। तो नंबर ऑफ पॉजिटिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। तो इमिट अगर होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इमिट होता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल चीज है। और अगर हम क्या कह सकें कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिसीव होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इमिट, तो कौन सा चार्ज आएगा, एटम पर धनावेशित। दूसरा देखें, दूसरी कंडीशन देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, रिसीव हुआ, मान लो कि अब इसमें आ गया आपका एक और नया इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 5। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने पर इस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ऋणावेशित। भाई देने वाला धनाट, ऐसे समझ लो, देने वाला दानी, यानी कि भाई धनात्मक, और लेने वाला क्या, ऋणी, ऋणात्मक, सिंपल चीज है, ठीक है ना। तो रिसीव किया, ऋण दिया, और धन दिया, ठीक है। जो देता है तो कह सकते हैं कि जो दे रहा है भाई उसके पास पैसे क्या हैं, ज़्यादा हैं, रुपए ज़्यादा हैं, तो वो धनावेशित हो गया। और जो भाई ले रहा है वो कैसा हो गया, ऋणात्मक, ऋणी हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को कि कब हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, कब हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। अब सिंपल वे में एक और फिर से बता देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हो, नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, अपन यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ एक, ठीक है। तो क्या है, अगर प्रोटॉन्स की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ हम ये समझ सकते हैं प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी भी परमाणु के अंदर, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वैसे सामान्यतः मैंने बताया, सामान्य में क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है कि किसी एटम में, कोई एटम लिया हुआ है हमने, और उस एटम में प्रोटॉन की संख्या है आपकी 20, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या है 23, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 24। क्लियर, ये एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो अब आप हमें यहाँ से बता सकते हैं कि इस तत्व, जो एलिमेंट जिसके अंदर ये संरचना है, प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन 23 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 23 और इलेक्ट्रॉन 24 है, तो इस पर धनावेश आएगा कि ऋणावेश आएगा। आप मुझे बस इस पर ये बता दें, चार्ज कैटाइन होगा या एनाइन होगा, चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फटाफट से बताएं, कोशिश करें, राइट। चलो देखते हैं। सामान्यतः मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन कितनी है 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 24, तो यानी कि इसने क्या किया भाई, इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, एक्स्ट्रा आए, वैसे बराबर होंगे, ये रिसीव किए यानी ग्रहण किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर कोई रिसीव करता है तो भाई क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव -4, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने निकाला इसको, हमने बस माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया भाई, हमने माइनस किया 20 - 24, तो माइनस क्या आएगा, नहीं है चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या आना चाहिए भाई, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब किसको एनाइन बोलें कि कैटाइन बोलें, जरा ये चीज़ पता करते हैं अपन। तो जब भी किसी पर हमें चार्ज पता करना हो तो हम पॉजिटिव मानी प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ रखनी है आपको, और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू बची, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी तो पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वैल्यू बचेगी तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, यानी कि ऋणावेशित और धनावेशित, ठीक है। जब धनात्मक मान बचेगा, प्लस की वैल्यू बचेगी, तो आप क्या लगाएंगे, धनात्मक आवेश, धनावेश, और अगर नेगेटिव आएगी तो क्या लगाएंगे, ऋणावेश, ठीक है। अब धनावेशित और ऋणावेशित को बोलते क्या हैं,
ठीक है, ये आयन बोलते हैं, आयन, ठीक है, आवेश यानी आयन, इनको क्या बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव होता है, इसको जस्ट अपन समझते हैं, जो पॉजिटिव होता है, आयन प्रोसेस को समझते हैं यहाँ पे, आयन, तो जो पॉजिटिव आता है आयन मतलब अपन कह सकते हैं आवेश, ठीक है, जब पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं हम कैटाइन, ठीक है, और जब नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं हम एनाइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऋणावेशित और धनावेशित। और कब धनावेशित, धनायन और ऋणायन हो जाता है, आयन समझते हैं हिंदी में, मतलब कैटाइन और धनायन को क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग धनायन, और इसको हम बोलते हैं ऋणायन। अब मैं बताता हूँ एक सिंपल सी परिभाषा में कि कब धनायन कब ऋणायन आता है। एक और चीज़ यहाँ देखें, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर मैं बता देता हूँ धनायन और ऋणायन का एक शॉर्ट तरीका, ठीक है, जिससे आप इसको याद रख सको। देखें, सिंपल सी चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जब आप इलेक्ट्रॉन इमिट करते हो, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हो यानी त्याग करते हो, त्याग करते हो तो हमेशा क्या आएगा उस पर, पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा धनायन, याद रखें, इमिट कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिसीव यानी ग्रहण कर रहे हैं, तो हमेशा आएगा हम पे ऋणायन, ऋणायन मतलब एनाइन, और यहाँ कैटाइन, ठीक है, समझ में आया, ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये मैंने समझाया, अब एक क्वेश्चन और देता हूँ नेक्स्ट, जरा देखें ध्यान से, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। प्रोटॉन की संख्या मान लो अपने पास में है 7, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या है हमारे पास में 8, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो हमारे पास में है 5, ठीक। अब आप बताएं, सबसे पहले इसका क्या क्या बना है, जो मैंने सिखाया, एक तो सिंबल आपको अभी जस्ट सिखाया, एक तो आप इसका सिंबल बनाएं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आप मुझे इसका क्या बताएं, एटॉमिक नंबर, ठीक, 3-4 क्वेश्चन है सी में। तीसरा आप मुझे बताएं, अपन ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है, और चौथा आप पॉइंट मुझे बताएं इस पर चार्ज, आवेश, यहाँ हिंदी में मैं लिख दूंगा, समझ जाएंगे आप कि हमें क्या बताना है, चार्ज, फोर्थ पॉइंट आवेश, सिंबल यानी कि चिन्ह, इसी से आप चिन्ह बनाए, आपके पास सारी कुछ चीज़ें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या बतानी है आपको, ठीक है, और फिर इसके बाद में एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान बताना है आपको, ठीक है, और चार्ज यानी कि आवेश, क्लियर, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है। फटाफट से आप बताएं, जस्ट 1 मिनट 30 सेकंड में अपन फटाफट इसको लिखें। लिख लिया होगा सभी लोगों ने, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इसका सिंबल बनाना है, ठीक है, सिंबल बना के देखते हैं। सिंबल में एक तो एक्स आएगा, कोई भी एलिमेंट होगा, नीचे क्या आता है, यहाँ पर आती है जेड की वैल्यू। जेड क्या होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जेड होता है आपका परमाणु संख्या, ए होता है आपका परमाणु भार। तो परमाणु भार में इधर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, क्या होता है, ए के पास में होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और जेड के पास होता है ओनली प्रोटॉन। अब देखें आप, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि यहाँ आएगा 7 + 8, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या आएगा 7, क्लियर। चलो तो अब यहाँ लिख लेते हैं 7, नीचे आएगा पी की वैल्यू 7x, 8 और 7 15, ये हो गया आपका क्या सिंबल, क्लियर है इतना। चलो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जेड से प्रदर्शित होती है, यहाँ क्या होती है भाई, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। तो यहाँ परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु संख्या। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ए की वैल्यू, ए वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। अब चार्ज, चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या है 7,
कितनी है 7 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोगों को कितनी दी गई है 5, माइनस के 5, प्लस के बचे तो क्या आ जाएगा धनायन। क्लियर, समझ में आ गया, यानी कि कैटाइन क्या बनेगा यहाँ पे कैटाइन। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी को, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम परमाणु भार या परमाणु संख्या निकालते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में लिखने के बाद, ठीक है, कमेंट में लिखें और बताएं। अब आपको जो याद करना है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं आपको उसमें प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहचानना जो हमारे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, जेल पैरी और वन रक्षक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अपन है ना उसको, उस क्लास को मिस बिल्कुल ना करें। अभी जनरल में आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है, आपको 1 से 30 तक की सभी संख्याओं के परमाणु संख्या और अपन ये कह सकते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करने ही, याद करने एनी हाउ, 1 से लेकर 30 तक, उतने में ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। याद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमेशा याद रखें, हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बहुत सी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ती हैं, यहाँ पे ये याद रखें, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व, जस्ट किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको याद करना है। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा इनके लिखी हुई, जिसे आप आराम से नोट ना करें तो कम से कम लिख सकते ना। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जस्ट एक परमाणु भार, ठीक है, यानी एटॉमिक मास, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हमें किसका याद करना है भाई, अपना हाइड्रोजन, ठीक है, एस से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन के बाद में हमने क्या पढ़ना है, हमें हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद में अपन बात करेंगे लिथियम की, ठीक है। लिथियम के बाद में हम बात करेंगे बेरिलियम की, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। जस्ट हम वो लोग वो लिख रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर हाल में आपको इनको याद करना है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद में नियॉन, ठीक है। ये जनरली एक इनके संकेत भी लिख देता हूँ, HELI, Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन Ne, ठीक है, ये लिख दिया। अब परमाणु क्रमांक, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है। 9, 10 मैं बोलता जा रहा हूँ, नहीं समझ में आया इधर लिखा हुआ तो आप देख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद परमाणु भार, इसका है 1, फिर है 4, फिर 5, फिर 9, 11, 12, 14, 16, 19 और 20, ठीक है। 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, क्लियर। तो ये आपको लर्न करना है। इसके बाद आगे 10 और हैं, टोटल 30 एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है। एनी हाउ किसी भी तरीके से आप याद करें, कोशिश करें, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 30 तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं याद करना, आप लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। याद करें, फिर उसके बाद में आपको जो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको इनको याद ही करना पड़ेगा और एक बार याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पिछले कॉन्सेप्ट यानी कि 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा और थर्ड आज का लेक्चर, ये तीनों लेक्चर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और कल हम अपने इस आप लोग पढ़ के आएंगे, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अपन कल की नेक्स्ट क्लास में।